नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स की श्रृंखला में हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 2 तक कर चुके थे। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का जो आपकी 12th क्लास की बुक है उसका चैप्टर 2 का फाइनल पोर्शन करेंगे। चैप्टर 2 का ये वीडियो लेक्चर पार्ट 3 है, जिसमें आज हम डिमांड की चर्चा करेंगे, मांग की चर्चा करेंगे। ठीक है, ये इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन है और लास्ट वीडियो है। डिमांड यानी मांग। शुरुआत के पहले चैप्टर में जब हमने इसकी चर्चा की थी तो हमने आपको बताया था कि डिमांड का मतलब क्या होता है, मांग का मतलब क्या होता है। मैं आपको हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ। डिमांड का मतलब है यू हैव विल या विश टू बाई अ गुड प्लस यू हैव परचेजिंग पावर। यानी कि आपकी क्रय शक्ति भी है इसे लेने की और आपकी इच्छा भी है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो ये माना जाएगा कि ये डिमांड है, ये मांग है। अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं है तो इसे हम डिमांड नहीं मानेंगे। तो पहला टॉपिक यही है कि डिमांड क्या है। इफ़ यू हैव विलिंग टू बाई अ गुड और यू हैव परचेजिंग एंड यू हैव परचेजिंग पावर फॉर इट। सिंपली अगर हम डिमांड को देखें तो जो डिमांड है वो डिपेंड करती है प्राइस पर। ठीक है, तो डिमांड जो है वो फंक्शन ऑफ प्राइस है, यानी कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन विद प्राइस। ठीक है, अब इस सिंपल सी इक्वेशन में कुछ चीज़ें और भी हैं जो महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, जैसे कि हमने आपको एक टर्म बताया था सेट्रिस पैरिबस, यानी कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य चीजें समान रहने पर। यानी कि आपका टेस्ट ना बदले, ठीक है, फैशन ना बदले, ठीक है, इसके सिवा डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट ना हो, और दो तीन चीजें और भी हैं जो हम अभी आगे इसी चैप्टर में, अभी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया था। ये वो पोर्शन है जो आपको पता था कि डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शन है प्राइस का। और डिमांड कर्व कैसा होगा, अगर आपको याद हो तो डिमांड कर्व मैंने बनाया था और बताया था कि डिमांड कर्व कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, इधर हम कमोडिटी दिखा देंगे और इधर हम प्राइस दिखा देंगे, क्वांटिटी और प्राइस। ठीक है, तो प्राइस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा क्वांटिटी कम होती जाएगी, प्राइस जैसे जैसे कम होगा क्वांटिटी बढ़ जाएगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका डिमांड बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम होती जा रही है। दैट इज द सिंपल थिंग। ये आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते होंगे। कोई चीज महंगी है तो उसे आप कम खरीदते हैं, कोई भी चीज सस्ती है तो उसे आप ज्यादा खरीदते हैं। तो यही लॉजिक इकोनॉमिक्स में भी चल रहा है। अब आते हैं इस चैप्टर के अगले पॉइंट पर, जो ये कह रहा है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन मैंने इनफैक्ट आपको बता ही दिया है। ठीक है, डिमांड फंक्शन अगला टॉपिक है जो इसमें है। और डिमांड फंक्शन के लिए बहुत सिंपली समझ लीजिए कि हमने यहां पर जैसे डी लिख दिया है तो आपकी इकोनॉमिक्स की बुक में एफ लिखा है। ठीक है, फंक्शन ऑफ प्राइस, मतलब किसी भी चीज की प्राइस डिसाइड करेगी कि उसकी कितनी क्वांटिटी आप बाय करेंगे। ठीक है, अब इसमें यह भी चीज इंपैक्ट डालती है कि आपकी इनकम क्या है, आप किस इनकम को
गेन कर रहे हैं। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो हो सकता है प्राइस का फ्लक्चुएशन आपकी कमोडिटी बाई पर उतना ज़्यादा असर ना करे, लेकिन असर तब भी करेगा। तो ये है कि पूरे तरीके से इनकम और डिमांड के क्या रिलेशन होंगे, डिमांड का फंक्शन क्या है। अगला जो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है वो है नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड का कॉन्सेप्ट। नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। ठीक है, मैं यहां पर जब बता रहा था तो मैंने कहा था ना एक दो कॉन्सेप्ट और आएंगे, तो उनमें से एक वो चीज है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड डिपेंड करती है, वो है इंफीरियर गुड। इस पर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होगा। कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूं। पहले इन दो वर्ड्स का मीनिंग समझ लीजिए। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स कंसीडर की जा रही हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड लागू हो रहा है, मतलब उसके प्राइसेस बढ़ने पर उसकी डिमांड कम हो जा रही है। कीमतें बढ़ेंगी तो मांग कम हो जाएगी। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो निचली कम्युनिटी में या समुदाय के निचले स्तर में लोग खरीदते हैं, जैसे कोअर्स ग्रेन्स, मोटे अनाज जो होते हैं। ठीक है, तो मोटे अनाज को इंफीरियर गुड्स भी कहा जाता है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं फॉर योर स्पेशल एक्स्ट्रा नॉलेज कि इनको हम गिफन गुड्स भी कहते हैं। ये आपके यूपीएससी में काम आएगी चीज, गिफन गुड्स। ठीक है, इंफीरियर गुड्स कहें या गिफन गुड्स कहें। इनफैक्ट हुआ ये था कि एक इकोनॉमिस्ट है, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे सर गिफन। इन्होंने पाया कि कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं जिनकी प्राइसेस बढ़ने पर उनके डिमांड बढ़ गए। उन्होंने उन कमोडिटीज के लिए इंफीरियर गुड्स के लिए ये चीज़ की फाइंडिंग की थी, और इसीलिए इंफीरियर गुड्स को गिफन गुड्स भी कहा जाने लगा। इसका मतलब ये होता है कि ये वो चीज़ें हैं जिनकी कीमतें अगर बढ़ेंगी तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे मोटे अनाज का आप एग्जाम्पल लीजिए, ज्वार, बाजरा, मक्का। ये पहले अगर आप देखेंगे जब ये सस्ते हुआ करते थे तो मिडिल क्लास में इसकी डिमांड नहीं थी, लेकिन आज के दौर में मोटे अनाज, मिक्स ग्रेन और इन सब के नाम पर आप ये सारे अनाज महंगे खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि ये महंगे हुए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जब महंगी हो जाती हैं तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है, और वो गुड्स होती हैं इंफीरियर गुड्स। यानी कि ये वो एक एक्स्ट्रा एक्सेप्शन है या एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जिस पर लॉ ऑफ डिमांड फंक्शन नहीं करेगा। तो यहां पर हम गिफन गुड्स भी लिख सकते हैं, यानी कि ऐसी चीजें जो निकृष्ट वस्तुएं, हिंदी में कहते हैं इसको गिफन गुड्स। ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स का कॉन्सेप्ट हो गया। अगला कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डिमांड का है, जो मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि किसी भी वस्तु की मांग उसके प्राइस पर डिपेंड करेगी, और उसके एक्सेप्शन क्या हैं। अगर आपका टेस्ट चेंज हो गया तो वो लागू नहीं होगा, फैशन चेंज हो गया तो वो लागू नहीं होगा। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, मतलब अगर आप कोई चीज़ किसी को दिखाने के लिए केवल खरीद रहे हैं तो उसको हम डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट में प्राइस वेरी करे तो उस पर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ आप शो करने के लिए ले रहे हैं। गिफन गुड्स मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ लग्जरी आइटम्स, लग्जरी आइटम्स क्या होते हैं? जो लग्जरी आइटम हैं वहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। ठीक है, अगर लग्जरी आइटम महंगे नहीं होंगे तो लोग उसे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि देन दे आर नॉट कंसीडर्ड एज लग्जरी आइटम्स। ठीक है, तो लग्जरी आइटम में भी लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। उनके महंगे होने पर हो सकता है उनकी डिमांड बढ़ जाए, उनके सस्ते होने पर उनकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो जो क्लास को बिलोंग करते हैं वहां पर लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलेगा। तो लग्जरी आइटम्स पर भी ये लागू नहीं होता है। अब एक और टॉपिक है, और वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट। ठीक है, देखिए दो तरीके की चीजें हैं। ठीक है, एक वो चीजें होती हैं जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती हैं। ठीक है, जैसे हम मान लें चाय और कॉफी।
तो हम कह सकते हैं चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे, डिपेंड करता है प्राइस किसकी कम है। अगर कॉफी 3 रुपए की मिलने लग जाए तो लोग 5 रुपए की चाय नहीं पियेंगे। 5 रुपए वाली चाय लोग ज्यादा क्यों पीते हैं कि क्योंकि कॉफी 25 से कम में नहीं मिल रही है। तो बेसिकली क्या है कि ये सब्स्टिट्यूट हैं। अगर चाय बहुत महंगी हो जाएगी तो हम कॉफी पीना शुरू कर देंगे। तो जब सब्स्टिट्यूशन होता है किसी भी चीज का, ठीक है, तब क्या होगा कि अगर उसकी प्राइस बढ़ेगी तो लोग उसका सब्स्टिट्यूट यूज करना शुरू कर देंगे। मतलब अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। अब बात समझ पा रहे हैं ना कि अगर मान लीजिए चाय बहुत महंगी हो गई तो क्या होगा, कॉफी की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी अपने आप, ठीक है। और अगर कॉफी बहुत सस्ती हो गई, ठीक है, तो दूसरी चीज की डिमांड कम हो जाएगी। मतलब यहां पर डायरेक्ट रिलेशन है कॉम्पिटिटिव गुड्स में, इनको हम सब्स्टिट्यूट गुड्स भी कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में ये देखना पड़ेगा कि एक का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, अगर एक का प्राइस कम हो रहा है तो दूसरे की डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है जब डिमांड पर तब होता है। कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट को समझिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट को ऐसे समझिए जैसे कार और पेट्रोल। अच्छा, इसमें आप सब्स्टिट्यूशन में पेट्रोल और डीजल भी रख सकते हैं। कार और पेट्रोल देखिए, अगर या पेन और इंक रख लीजिए, ठीक है। अब क्या है कि अगर पेन की कीमत बढ़ेगी, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो होगी उसकी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि पेन की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए पेट्रोल महंगा हो गया तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो बेसिकली क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक चीज के दाम बढ़ने से दूसरी चीज पर भी असर पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन वाले गुड्स यानी कि ऐसे इफेक्ट जो सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्रिएट होते हैं डिमांड में, वो भी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर चीजें कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे की पूरक हैं, इनको हिंदी में पूरक वस्तुएं कहते हैं, तो भी इस पर असर पड़ेगा। ये 2 टर्म इस्तेमाल किए गए हैं एनसीईआरटी में, इसलिए इनको बता देना भी जरूरी था। लास्ट जो टॉपिक है, जो लास्ट पॉइंट है आपकी एनसीईआरटी की बुक का, वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच, ठीक है। बहुत सिंपल शब्दों में इसको समझिएगा क्योंकि आप कंपटीशन के लिए इसको पढ़ रहे हैं, तो बहुत सिंपली चीजों को समझा रहा हूं मैं आपको। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब लोचशीलता। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, कोई चीज कितना लोचशील है, ठीक है। मतलब अगर किसी भी चीज के प्राइस में कोई चेंज हुआ है और उसकी वजह से उसकी डिमांड में चेंज हुआ है, तो इनका जो परसेंटेज ऑफ चेंज है दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि कितना परसेंट प्राइस बढ़ने पर कितना किसी भी चीज की कितना परसेंट किसी भी चीज की डिमांड में गिरावट आएगी, दैट इज नोन एज परसेंटेज ऑफ इलास्टिसिटी। इसे हम लोचशीलता कहेंगे। अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ने पर उसकी कीमत पर बिल्कुल असर नहीं पड़ रहा है और किसी भी चीज का प्राइस बढ़ने पर दूसरी चीज की डिमांड पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, तो इलास्टिसिटी दोनों की डिफरेंट हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये परसेंटेज टर्म में बताया जाएगा कि प्राइस चेंज होने पर डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होता है। यही है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस सेकेंड चैप्टर में आपने कंज्यूमर गुड्स पढ़ा, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा, उसके साथ साथ किस तरीके से बजट होता है कंज्यूमर का वो पढ़ा, प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ा, मार्केट में डिमांड कैसे होती है, डिमांड फंक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और डिमांड का लॉ किन चीजों पर डिपेंड करता है या एक्सेप्शंस कौन से हैं, ये भी आपने जान लिया, ठीक है। इस चीज के साथ हमारा सेकेंड चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम थर्ड चैप्टर पर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग एनसीईआरटी सीरीज को फॉलो करते रहिए, आपका पूरा एनसीईआरटी तैयार हो जाएगा इसी सीरीज के साथ। अब
इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वो ज़्यादा इकोनॉमिक्स बेस्ड हैं, जो कि जीएस के पोर्शन में कम आएंगे, ठीक है। लेकिन उसके जो पोर्शंस आएंगे उन पर मैं आपको ज़्यादा इंसिस्ट करूंगा। मैं आपको बेसिकली उसी फॉर्म में बता रहा हूं जो आपको यूपीएससी के लिए पढ़ना है, उतनी टॉपिक्स ही कवर कर रहा हूं अच्छे से। बाकी चीज़ों को मैं सिर्फ आपको एक जनरल अवेयरनेस के लिए बता दे रहा हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जब मिलेंगे तो थर्ड चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।